महकमे हैं उनमें क्या परिवर्तन लगता है कि होना चाहिए कि उनको मेहनत का बराबर उनको प्रतिफल मिल सके? जो वर्तमान में सरकार है, भाजपा की सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो, केंद्र में हो या राज्यों में हो, वहाँ पर कर्मचारियों का अनेकों प्रकार से शोषण हो रहा है। निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है आगे। सरकारी संस्थाओं को समाप्त कर निजीकरण करती जा रही है। यहाँ तक कि रेलवे में भी 50% जो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। और जो सरकारी तंत्र है, सरकारी विभाग हैं, उसमें भी आउटसोर्सिंग संविदा की तरह नियुक्तियां करके, नियमित भर्तियां न करके सरकार बहुत से विभागों को भी निजीकरण की तरफ बड़े पूंजीपतियों को सुपुर्द करने जा रही है, जिससे देश भर का जो कर्मचारी है, शिक्षक है और हमारे ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, लोकल बॉडीज़ के कर्मचारी हैं, सबका अहित हो रहा है। कोविड काल में, बीमारी में बहुत से जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, जो इन्होंने अपनी जान पर खेल के जनता की सेवा की है और उनकी जान बचाई है, बहुत से लोग शहीद भी हुए, लेकिन सरकार ने उसका उन्हें कोई पारिश्रमिक या कोई तवज्जो नहीं दिया है और उनका मनोबल गिर रहा है। आज हर सेक्टर में कर्मचारी परेशान है, दुखी है। महंगाई जो बढ़ रही है, इतनी महंगाई हमने अपने लाइफ में नहीं देखी जितनी महंगाई इसमें बढ़ी है। उस महंगाई की क्षतिपूर्ति सरकार कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए नहीं कर रही। उनको उनका जो वेतन है वो निरंतर ह्रास होता जा रहा है, उस ह्रास की क्षतिपूर्ति नहीं कर रही है। तो कर्मचारी जो है वो चाहे शिक्षक वर्ग हो, अपने परिवार को चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो जो उनकी तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है, वो उससे उनका खर्चा नहीं चल रहा है अगर वो ईमानदारी से काम करें। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त दी 1 जनवरी से। राज्यों में ये महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और जो महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था बीमारी में, कोविड-19 के आर्थिक संकट के नाम पर, उसका भुगतान नहीं किया गया। इससे 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। और जो वेतन है उसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। भारत सरकार हर 10 वर्ष पर वेतन आयोग गठित करती थी। वर्तमान सरकार ने वेतन आयोग के भविष्य में गठन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब परसेंटेज के आधार पर कुछ बढ़ोतरी कर दी जाएगी। रिक्त पद खाली हैं प्रदेश में, देश में मिला करके लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, भर्ती नहीं हो रही है। आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी संविदा में काम करते हैं उनका ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। 8000 पाने वाला कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग का है या 10,000 पाने वाला, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा? पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर जो लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई पे अपनी योग्यता हासिल करते हैं, डॉक्टर्स, उनको जो आउटसोर्सिंग में रख करके उनको इतना कम पैसा मिल रहा है कि जो खर्चा करके वो जो पढ़ाई किए हैं वो भी नहीं पूरा हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा? आज देश भर का 5 करोड़ कर्मचारी, देश का 5 करोड़ कर्मचारी और उनका परिवार नाराज है। हमने प्रधानमंत्री जी को इप्सेप की ओर से दर्जनों पत्र लिखे और बराबर लिखते जा रहे हैं हमारे महामंत्री जी प्रेमचंद जी, और हमने भी कई पत्र भेजे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबसे बात करते हो, सबके दुख दर्द सुनते हो, विदेशों में आप अपनी
अपना नाम रोशन कर रहे हो, लेकिन जो एक कर्मचारी काम करते हैं, जो गांव तक फैला हुआ कर्मचारी काम करता है, सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो इनके योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन कर्मचारी करता है, वो सचिवालय से लेकर के और गांव तक। लेकिन उसके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार उनके ऊपर तमाम दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। दंडात्मक कार्रवाई में अभी आपने देखा कि वो जो उनको अटेंडेंस जो उस पर सख्ती की गई कि आप जो है क्या वो कहते हैं उसको, बायोमेट्रिक, हाँ, बायोमेट्रिक प्रणाली से आप अटेंडेंस अंगूठा लगाइए या फोटो दिखाइए उसमें, और अगर आप लेट होंगे तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इप्सेप की ओर से पत्र भेजा कि अगर कोई कर्मचारी का बच्चा बीमार है और वो अस्पताल में दिखाने जा रहा है तो वो निश्चित रूप से वो लेट होगा, या कोई और व्यक्तिगत कारण है तो वो उससे आप अगर 1 घंटा लेट है तो 1 घंटा आगे काम उससे ले सकते हैं। वैसे भी कर्मचारी बायोमेट्रिक प्रणाली पर ठीक 9:30 बजे 10 बजे अपना अटेंडेंस देता है, लेकिन शाम को वो 9-10 बजे रात तक काम करता है, उसका कोई उसको लाभ, कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। कर्मचारी को आंदोलन से विरत किया जा रहा है, कर्मचारियों में विघटन पैदा किया जा रहा है। इप्सेप का गठन इसीलिए हुआ है कि तमाम ट्रेड यूनियंस, तमाम संगठन के रूप में कर्मचारी विभक्त था, ऑटोनोमस के रूप में, आउटसोर्सिंग के संविदा के नाम पर राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी। तो ये सब इप्सेप ने जो इसका मेन उद्देश्य रहा है कि हमने सारे लोगों को एकजुट किया है। सर, पिछले समय से सरकारें जो योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए और मजदूरों के लिए लेकर आई है, उसमें हिंसा और उपद्रव देखने को मिला है देश में। अभी ज्वलंत उदाहरण के रूप में जो अग्निपथ योजना है, उसमें युवा आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा की जा रही है। आपका क्या सोचना है कि ये अंतर कहाँ रह जाता है? सरकार योजनाएं समझा नहीं पाती है, या आपको लगता है कि अग्निपथ में युवाओं का शोषण अधिक होगा? ये जो अग्निपथ योजना बनाई गई है, जिसमें भर्ती की जा रही है, ये 4 साल के लिए की जा रही है, सम पारिश्रमिक पर 40,000 को जैसे ही है। उसके बाद उनका भविष्य खराब, फिर कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि हम इसके बाद इनको मिलिट्री भर्ती करेंगे, रेगुलर नियमित देगी, वो भी नहीं। आप 4 साल करोगे, आपको हटा देंगे, फिर दूसरे लोग रखेंगे। इसका मेरा समझ से उद्देश्य लगता है कि आउटसोर्स से गलत तरीके से लोगों को सेना में भर्ती करें। सेना का भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, उसको चलना चाहिए। उसमें जो योग्य होते हैं, जो सेना के योग्य, उनको रखा जाता है। आप उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप सेना को भर्ती करने दीजिए। आप अग्निपथ और तमाम पथ के ऊपर अभी हम इस पर बात करेंगे माननीय रक्षा मंत्री जी से, और ये मतलब इस तरह की योजनाएं कहाँ से लाई जा रही हैं। आप सीधी भर्ती क्यों नहीं करते? मिलिट्री पद खाली है, भर्ती करिए। विभागों में पद खाली है, भर्ती करिए। आप वही ये आउटसोर्सिंग है, ये जो अग्निपथ, ये भी आउटसोर्सिंग। तो हमने मांग कर रखी है कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी के लिए एक पॉलिसी बनाई। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने डेली वेजेस कर्मचारी थे 1.5 लाख, उसको मायावती सरकार में हम लोगों ने आंदोलन करके उनको रेगुलर करा दिया, एक भी नहीं बचे। अब उसके बाद सरकार आई तो आउटसोर्सिंग चला दिया। आउटसोर्सिंग मतलब ठेके के कर्मचारी ठेके के रूप में काम कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। तो ये हमारे सबने, महामंत्री जी ने पत्र भेजा प्रधानमंत्री जी को, इसकी एक पॉलिसी बनाई कि ये जो अच्छा काम करते हैं इनको वरीयता दी जाए नियमित भर्तियों में, ताकि इनका भविष्य तो बने। नहीं तो कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पेंशन की है। सरकार ने
इसी सरकार में माननीय स्वर्गीय माननीय वाजपेयी जी के समय में सरकार में नई पेंशन योजना लागू की गई, एनपीएस। आज एनपीएस का क्या है? एनपीएस में न भारत सरकार बता रही है कि जब रिटायर होगा कर्मचारी तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, न कर्मचारी बता रहा है, संगठन बता पा रहे हैं। एक मतलब अजीब स्थिति है। जब रिटायर होगा उसको क्या मिलेगा उसका कुछ पता नहीं। उसको सरकार उस पैसे को उसमें लगा रही है शेयर में घाटा होगा तो उसको घाटे उसका पैसा घाटे में चला जाएगा। तो हमने कहा, हमने ये मांग की कि ये पेंशन, पुरानी पेंशन अंग्रेजों ने लागू की थी, अंग्रेजों के समय से चल रही है और आज क्या जरूरत थी इसको ख़त्म करने की। सारे लोग, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग पेंशन पा रहे हैं। तमाम और तरह के लोगों को पेंशन दी जा रही है। जो कर्मचारी रात दिन काम करता है सरकार का, आप उसकी पेंशन क्यों काट रहे हो? सर, आप एक बेहद जरूरी मुद्दा है कर्मचारियों का, कि काफी कर्मचारी जो इस चीज से जो है गुजर रहे हैं। आपकी फेडरेशन किस प्रकार से उन कर्मचारियों को जोड़ेगी और किस प्रकार से काम करेगी? किस प्रकार से आपकी फेडरेशन कर्मचारियों को जोड़ेगी जिनको इन चीज के बारे में नहीं पता है, जो आप कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से आप जोड़ेंगे उनको? पूरे देश को कैसे जोड़ेंगे? हमारी फेडरेशन कर्मचारियों को कैसे जोड़ेगी? हमने सारे लोगों को जोड़ रखा है इसमें। जितने भी कर्मचारी हैं, श्रमिक वर्ग के काम करने वाले, किसी भी सेक्टर में हो, वो सबको हमने जोड़ा है इसमें। इसीलिए इसका नाम ही इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज। और अब खुशी की बात है कि इसमें आईएएस, अखिल भारतीय सेवा के लोग भी आने लगे। वो कह रहे हैं कि हमको पेंशन नहीं मिले, जो नया वर्ग है, हम भी आपके साथ आए। ये एक गैर राजनीतिक प्योरली एम्प्लॉइज की टीचर्स के लिए एक संगठन बना है और इसमें ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें किसी पर दबाव नहीं है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने मांग की थी कि जो ये वेतन आयोग बैठता है, ये ड्यू डेट पर बैठता है, इसको 2 साल पहले आप अगर गठित कर दें तो ड्यू डेट पर वो मिलने लगेगा एम्प्लॉइज़ को। उसको उस सरकार ने, यूपीए सरकार ने स्वीकार किया और 2 साल पहले जो केंद्रीय वेतन आयोग बैठा उसकी रिपोर्ट आ गई, 1/1/16 से लागू हो गई। राज्यों में भी लगभग लागू हो गई है, पूरी नहीं हुई लेकिन हो गई है। तो हम लोग सब हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है कि जो कमियां हैं। अब दूसरी चीज़ जो आउटसोर्सिंग की हम लोग इसको ली, पेंशन को के मामले को उठा रहे हैं। हमने मांग कर रखी है कि प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो कि एक देश एक विधान, तो हमारी सबकी मांग है कि एक देश एक वेतन भत्ते सुविधाएं, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, किसी भी पद पर काम करता हो, उसका जो पद है उसके हिसाब से उसका वेतन पूरे देश में सब जगह उस पर लागू करिए। तो जब आपने जो प्रदेश कार्यालय बनाया है आपकी फेडरेशन भी, फाइनली अब इसको शुभारंभ के बाद आप दिल्ली के जो भी कर्मचारी वगैरह के लिए आगे की क्या रणनीति आपकी रहेगी, किस तरीके से आप काम करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अजय जी आप बता दें क्या चीज़ रणनीति क्या रहेगी? दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की जो गठन है, जो माननीय वीपी मिश्रा जी के नेतृत्व, इनके आदेश से जो गठन किया गया है, ये एक बड़ी विचारधारा के साथ किया गया है। जैसे कि बताया गया अभी कि पूरे देश में इप्सेप की अलग अलग हर राज्य की इकाई हैं, लेकिन दिल्ली में एक मजबूत इकाई अभी तक गठित नहीं हुई थी। और देखिए आप, पूरे देश की समस्याएँ दिल्ली से समाधान होता है, पूरे देश की समस्याओं का समाधान दिल्ली से होता है। इसलिए दिल्ली की मजबूत इकाई, जिसमें आज 23 विभाग, जो आपने देखे हमारे साथी, 23 विभाग की संस्थाएं, जो कर्मचारियों की संस्थाएं हैं, वे आज एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, एक छाते के नीचे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आने वाली दिल्ली कैसी होगी। अगर दिल्ली के किसी कर्मचारी को किस तरह प्रताड़ित किया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे हमारे अंदर संस्कार आदरणीय वीपी मिश्रा जी ने हमें डाले हैं। अभी जो सबसे बड़े मुद्दे हमारे हैं, वो जैसे कि बताया आदरणीय मिश्रा साहब ने कि नई पेंशन स्कीम जो लागू कर चुकी है सरकार, उसकी पुरानी पेंशन बहाली हमारा सबसे पहला मुद्दा है। जिसकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए
हम लगभग, ये हमारा एक टारगेट है कि आने वाली 2024 से पहले प्रधानमंत्री वही बनेगा जो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। ये हमारी एक मजबूत और एक हमारा अगला एक टारगेट है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी है आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने करी, सारी चीज़ें आपने समझी, सारी हैं। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य अभी क्या रहता है आपका, अभ्यास होता है, लेकिन जो कर्ममूल आधार पर जो नौकरियाँ आजकल नहीं दी जा रही उस पर आपका क्या कहना है कि उसमें कई आक्षेप गवर्नमेंट लगा के उनको नहीं देती है? देखिए, इसके बारे में सबसे बड़ी संस्था जो हिंदुस्तान की है रेलवे, उनके साथी भी हमारे बीच मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वहीं से कुठाराघात हुआ है, उस कुठाराघात को हम रोक लगाएंगे और आने वाले समय में देखिए दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान का जो कंट्रोल है दिल्ली है, दिल्ली के सारे मंत्रालय हैं। अभी आपने हमारे साथियों को देखा कि हमारे साथी किस तरह से एक जुझारू हैं और दिल्ली को घेरने में हम देर नहीं लगाएंगे। जिस तरह अब जो हमारे पदों की जो एक बताया हमारे मिश्रा साहब ने कि जो हमारे तदर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तदर्थ के आधार पर दिया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, इसकी नाकेबंदी करेंगे। जो हमारे अब से पहले हर विभाग में जितने भी पद हैं, सृजित पद हैं, उन पे हम दोबारा भर्ती कराने का आंदोलन करेंगे। इसके लिए आपने अपना आंदोलन क्या करा, फोर्थ जो ग्रेड 2 ग्रेड 4 है वो खत्म ही कर दिया, ग्रेड करना पीओ सरकार दी, इसकी पोस्ट ही खत्म कर दी। अब आपने कहीं पुलिस में आ जाए वहाँ पे पोस्ट खत्म कर दिया, ऐसे पोस्ट को अपना भी खत्म करते चले आ रहे हैं, सीनियरिटी पे काम बढ़ता चला जा रहा है। आप फेडरेशन के रूप में उनको किस तरीके से आवाज उठाना? देखिए, फेडरेशन के रूप में एक अभी संगठित आवाज़ आपके सामने आने वाली है। जैसे अग्निपथ का नाम अभी आपने लिया, ये देश की रक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और 4 साल में जो ये भर्ती कही है, सियाचिन में कौन सा जवान है जो सियाचिन में कार्य करने के लिए ट्रेंड हो जाएगा 4 साल में, उनको 4 साल में निकाल भी दिया जाए। इसी प्रकार है कि बाहर आएगी और जो बाहर आएगी वो सारे के सारे जो हमारे पद हैं चतुर्थ कर्मचारी के, वे सारे पहले की तरह बहाल हम कराएंगे। ऐसा हमारा विचार है।